गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ। जनरल टर्म निकालना है ना, यानी कि कोई भी अगर टर्म निकालना है तो उसके लिए हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना होगा वो हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम में बायनोमियल इसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल टर्म, है ना। बायनोमियल थ्योरम में जो आज हम पढ़ने वाले बच्चों जनरल टर्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या है ना। एक्सपेंशन देखो, तो एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो a प्लस बी पे पावर अगर n की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी पे पावर अगर n की बात करें तो हमारे पास है एन सी जीरो ए पे पावर n बी पे पावर जीरो, है ना। हर बार इसी एक्सपेंशन को यूज करना है बच्चों, जब भी आपको जाना है इसी एक्सपेंशन को यूज करना है। एन सी वन ए एन माइनस वन बी पे पावर बी पे पावर वन, एन सी टू ए पे पावर n माइनस टू बी पे पावर टू, डॉट 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 एन सी एन ए पे पावर n माइनस एन और बी पे पावर n हो जाएगा, है ना। n माइनस एन और बी पे पावर क्या होगा बच्चों, n, है ना। तो ये आपका बेसिक्स क्या है, आपका एक्सपेंशन है a प्लस बी पे पावर n का। अब जब ये एक्सपेंशन है a प्लस बी पे पावर n का, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं तो हम कहेंगे सर इसका पहला टर्म कौन सा है ना, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है एन सी जीरो ए पे पावर n बी पे पावर वन, सॉरी बी पे पावर तो जीरो है ना। एन सी जीरो ए पे पावर n बी पे पावर जीरो। अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म की बात करें तो हमारे पास क्या है, एन सी वन, ये पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है। एन सी वन ए पे पावर n माइनस वन बी पे पावर वन, है ना। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म की बात करें तो हमारे पास क्या है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। एन सी टू ए पे पावर n माइनस टू बी पे पावर टू। इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान देखिए, इससे हमारा क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त हो रहा है कि सर जो पहला टर्म है वो एन सी जीरो पे पावर n बी पे पावर जीरो है, ठीक है। यानी अगर पहला टर्म रहता तो यहाँ पे जीरो यूज किया जाता है। अगर दूसरा टर्म है तो n तो हमारा कांस्टेंट ही है, देखो यहाँ पे सी ए बी, एन कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, इन दोनों का पावर और ये वाला चीज, इन दोनों का पावर और ये वाला चीज, इन दोनों का पावर और ये वाला चीज, इन दोनों का पावर और ये वाला चीज किस तरह से चेंज हो रहा है वो देखिए। किस तरह से चेंज हो रहा है कि हमारा जो पहला टर्म था वो n था, यहाँ पे जीरो, दूसरा टर्म है तो यहाँ पे वन और ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा टर्म है तो यहाँ पे दो लिखा गया, इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ यहाँ सेम है, यहाँ यहाँ क्या है, सेम है। दूसरे प्रकार अगर आपको चौथा टर्म लिखना होगा बच्चों, है ना, आप बताइए चौथा टर्म, आप लोग बताइए फोर्थ टर्म क्या होगा, बोलो। एन सी यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे दो लिखा रहा है, तो चार है तो यहाँ पे तीन आएगा, है ना। चार तो क्या आएगा बच्चों, तीन आएगा। अच्छा, उसके बाद ए पे पावर देखो n माइनस जीरो एन, एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, यहाँ पे n माइनस थ्री लिखेंगे, और b पे पावर क्या होगा बच्चों, थ्री होगा। तो ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चल रहा है सर कि जिस टर्म को हम निकालना चाह रहे हैं उससे एक कम पावर b पे होगा और वही पावर यहाँ पे होगा, और उतना ही हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा n में, उतना ही हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा बच्चों, n में। अगर हम लेट सपोज दैट फोर्थ टर्म निकले ना, अगर हम डायरेक्ट नाइन्थ टर्म निकालना चाहें तो नाइन्थ टर्म अगर हम निकालना चाहें डायरेक्ट, तो सबसे पहले तो n तो हमारा कांस्टेंट है, चलिए n कांस्टेंट है, एन सी हमारे पास होगा, है ना। एन सी ए पे पावर होगा और बी पे पावर होगा, है ना। एन सी ए पे पावर होगा, बी पे पावर होगा, ये हमारा सब में कांस्टेंट रहेगा। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि सर अगर चौथा टर्म निकालना था तो एन सी थ्री, यानी चार से ये एक कम है, चार से ये कम है। तीसरा टर्म निकालना था तो ये दो हुआ, यानी तीन से एक कम हुआ, यानी नौ से एक कम होगा तो ये आठ होगा, है ना। यहाँ पर नौ का नौ होगा, सॉरी, नौ से यहाँ पे कम होगा, देखो हमारे पास क्या हो गया, आठ हो गया। तो नौ से एक कम हमारे पास क्या हो गया, आठ हो गया। अब ए पे पावर कितना होता है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे वही ए का पावर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते वही ए का पावर है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो एन माइनस एट हो गया, ए का पावर हो गया। बी का पावर क्या है, तो बी का पावर जो यहाँ पे वही बी यहाँ पे होगा, जो बी यहाँ पे वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका एट है। एट कहाँ से आया, तो नौ में से एक कम किया गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी पे पावर एट, है ना। ये क्लियर है सबको, यस सर नो सर बोलिए। अगर हमको निकालना है 125th टर्म, आप लोग बोलो 125th टर्म, एनसी 125th टर्म, एनसी
आवाज आ रहा है ना जी? यस सर। 125th टर्म निकालना था, एनसी कितना लिखेंगे हम? 124 124, वेरी गुड। ए पे पावर n minus 124 n माइनस 124 एकदम क्लियर है। और बी का पावर 124 है ना। बी का पावर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? 124 हो जाएगा। तो चलो हमको टर्म निकालने के लिए आ गया है ना। टर्म हम लोग सीख गए किस तरह से टर्म निकलेगा। तो ये तो हमारा नॉर्मल सब टर्म है। अगर हमको कहेगा इसका जनरल टर्म निकालिए, मतलब इसका एक फॉर्मूला बताइए हमारे, है ना, क्या बताइए, फॉर्मूला बताइए, तो हमारा क्या होगा। ये तो हम जनरल टर्म निकालने के लिए दिया तो तुरंत हम निकाल लेंगे, है ना। जनरल टर्म निकालने के लिए दिया तो बता निकाल लेंगे। जिस तरह से एपी में हमारा निकालना होता तो निकाल लेते थे। तो एक फॉर्मूला बनाया गया था कि जो टीएन होगा वो ए प्लस एन माइनस वन टू डी के बराबर होगा, है ना। एपी में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे वो टीएन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी के बराबर पढ़े थे। तो उसको भी हम इसी तरह से निकाल के देख रहे थे। तो अगर हमारा मान लिया जाए nth टर्म निकालना है या फिर आठ टर्म निकालना है, अगर आठ टर्म निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, तो तुम देखना दम देखना कॉन्सेप्ट क्या होगा कि सर, अच्छा आप ही लोग बताओ ना आर क्या होगा। जो यहाँ पे रहता है उससे एक कम रहता है ना यहाँ पे। फिर एक काम करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे सब यहाँ पे लिखो। बताओ आप ही लोग बताओ क्या होगा अगर आर टर्म लिखेंगे तो एनसी एनसी इससे एक कम यहाँ पे r minus 1 आर माइनस वन, है ना। और ए पे पावर एन माइनस आर माइनस वन और बी पे पावर आर माइनस वन, है ना। बी पे पावर क्या हो गया? आर माइनस वन। तो ये हमारा आर्थ टर्म हो गया। आर हमारा कोई भी टर्म है ना, किसी को निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, एन सी आर माइनस वन, ए पे पावर एन माइनस आर माइनस वन, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, आर माइनस वन। अच्छा, आर प्लस वन टर्म फिर क्या होगा? फिर अगर आर प्लस वन टर्म पूछ दिया, आर प्लस वन टर्म पूछ दिया हमसे, तो हम क्या कहेंगे, अच्छा सर आर प्लस वन टर्म पूछ दिया तो इससे कम लेना है हमको। तो एन सी आर क्या लेना बच्चों? एन सी आर ए पे पावर क्या होगा? एन माइनस आर, और बी पे पावर क्या होगा? आर, है ना। तो ये दो फॉर्मूला हमारा एक निकल करके आ रहा है, एक ये एक ये। बताइए सबसे पहले इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? हम यहाँ पे आर्थ टर्म निकाले हैं, तो आर टर्म का जो वैल्यू हमारे पास हुआ वो एन सी आर माइनस वन, इससे एक हमेशा कम रहता है। ए पे पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट ये हुआ, और बी पे पावर ये रह जाएगा। या फिर हम निकाले आर प्लस वन टर्म निकाले, हम आर टर्म निकाल सकते हैं या फिर आर प्लस वन टर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर प्लस वन टर्म निकालेंगे तो हमारे पास इससे एक कम रहेगा, तो एन सी आर, आर प्लस वन से एक कम तो आर हुआ। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट एन माइनस आर और बी पे पावर आर। तो अब आप बताइए बच्चों कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों टर्म ही का वैल्यू निकाल रहा है। तो ऑप्शन ए को निकालना मतलब याद रखना इजी है या ऑप्शन बी को याद रखना इजी है? आप बताइए, ऑप्शन ए को याद रखना इजी है या ऑप्शन बी को याद रखना इजी है ना। ये हमारा एनसीआर ए पे पावर एन माइनस आर, बी पे पावर आर दे रहा है। जाहिर सी बात है कि सर ऑप्शन बी को याद रखना हमारे लिए ज्यादा इजी है ना। तो जो भी हमारे टर्म निकालना होगा तो हम आर प्लस वन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग करेंगे। जैसे एपी वगैरह में, जीपी वगैरह में क्या होता था कि जो टर्म निकालना होता था हम उसी टर्म पे वर्क करते थे। इसमें यहाँ पे हम हल्का सा चेंज करेंगे, और ये हल्का सा चेंज ये हमारा कैलकुलेशन को ईजी करेगा। ये हल्का सा चेंज ये कैलकुलेशन क्या करेगा, ईजी करेगा। फिर से देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे जनरल टर्म यानी कि टीआर टर्म। टीआर टर्म की कोई भी हमारा टर्म निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखें कि ए प्लस बी पे पावर एन, तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह से हमारा टर्म इंक्रीज हो रहा है ना। ये हमारा पहला टर्म लिखे यहाँ पे, ये हमारा दूसरा टर्म लिखे, तीसरा टर्म लिखे, चौथा टर्म लिखे। तो इससे हम ऑब्जर्वेशन किए, तो ऑब्जर्वेशन में हमें ये प्राप्त हुआ कि जो भी टर्म हमको निकालना होता है उससे एनसी एक कम रहता है, और ए पे पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होता है, और बी का यही पावर रहता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन से निकला। तो हम 9th टर्म और 125 टर्म को भी निकाल करके देखें, है ना। अब उसके बाद इसको हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए सोचे, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए सोचे तो हम 125 की जगह पे हम आर टर्म लिए, तो जो भी टर्म होता था वहां से एक माइनस, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, फिर ये पावर वहां पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आर टर्म का निकल गया। हम सोचे ना कि आर प्लस वन टर्म का भी निकाल लेते हैं, तो आर प्लस वन टर्म का हम निकालने के लिए गए, तो आर प्लस वन टर्म हमारे पास क्या हो गया, एनसीआर, क्योंकि इससे एक कम रहेगा, है ना। ये अगर आर प्लस वन है तो हमारे पास आर होगा, एनसीआर ए पे पावर एन माइनस आर, और बी पे पावर क्या हो गया बच्चों, आर हो गया। अब हम अपने दिमाग से पूछेंगे, हम अपने माइंड से पूछेंगे कि बताओ ये फॉर्मूला ज्यादा इजी है याद करना या ये फॉर्मूला ज्यादा इजी याद करना। तो हमारा माइंड क्या रिप्लाई देगा कि सेकंड वाला ज्यादा इजी याद करना है ना, लेकिन उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा आर प्लस वन के फॉर्म में। अब ये आर प्लस वन का फॉर्म क्या है, तो वो देखिए, वो हम आपको बताते हैं।
R+1 का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया ये, है ना, इसको भी इरेज करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो आपको पता चल ही गया है कि कैसे कैसे लिखा रहा है। यानी कि अगर हम TR1 टर्म की बात करें, है ना, TR1 टर्म की बात करें तो NCR A पे पावर n-r और B पे पावर r, है ना। TR+1 टर्म की बात करें तो NCR A पे पावर n-r B पे पावर हमारे पास क्या हो गया बच्चों r। चलो तो हम लिखेंगे कैसे, मान लीजिए हमको निकालना है T5, तो T5 को हम T5 ना लिख करके T4+1 लिखेंगे, क्योंकि 4+1 तो 5 ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछ दे कि पचमा टर्म निकालिए, तो पचमा टर्म को T5 ना लिख करके T4+1 लिखेंगे, तभी ये हमारा फॉर्मूला पे डायरेक्ट फिट होगा, है ना। कहेगा कि पचमा टर्म निकालिए, तो पचमा टर्म को क्या हम 5 को 4+1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 5 को T4+1 लिख सकते हैं, तो एकदम लिख सकते हैं। तो T4+1 हमारे पास क्या हो गया, NCR, तो N का तो N ही रहेगा, CR, R हमारे पास क्या हो गया 4, ठीक है। फिर A पे पावर n-r, n-4, एकदम ये 4 4 4, देखो यहाँ पे यही से कंपेयर करना, R R R R, कहाँ कहाँ R होगा, तो अगर यहाँ पे जो R का वैल्यू वही R यहाँ होगा, वही R यहाँ होगा, वही R यहाँ होगा, जो यहाँ पे 4 का वैल्यू वही 4 यहाँ पे होगा, वही 4 यहाँ पे होगा, और साथ ही साथ वही 4 यहाँ पे होगा, है ना। वही 4 कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे होगा। और इसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो आपको जनरल टर्म निकल जाएगा, इसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, जनरल टर्म निकल जाएगा। एक काम करते हैं, हम कोई भी एक एक्सपेंशन लेते हैं, लेट सपोज दैट 1 + x पे पावर 19, है ना। 1 + x पे पावर 19 हमारे पास एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है। अगर इसमें कहा दिया है कि T11 हमको निकाल करके बताइए T11 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T11, तो हम कहेंगे T11, अच्छा हम तुरंत बता देते हैं T11 क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू x, N का वैल्यू 19, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करके लिख लेना है। A का 1, B का x, N का 19 आइडेंटिफाई कर लिए। अब T11 की बात आई तो T11 को लिख सकते हैं हम T10+1, T11 क्या लिख सकते हैं बच्चों, T10+1। अच्छा T10+1, तो फॉर्मूला कंपेयर करो, फॉर्मूला कंपेयर करो, है ना, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। NCR A पे पावर n-r B पे पावर r, तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको लिख दीजिए, हालांकि फॉर्मूला पहले लिख देते हैं यहाँ पे हम, ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूला से कंपेयर करना है, लिखिए फॉर्मूला हमारे पास है TR+1 NCR A पे पावर n-r B पे पावर r। T11 तो लिख सकते हैं T10+1, T11 क्या लिख सकते हैं बच्चों, T10+1, तो T10+1 N का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो N का वैल्यू 19, C R का वैल्यू 10, तो 19C10 सबसे पहली बात, है ना। N का 19 लिखे, C का C, R का वैल्यू 10 है तो R का वैल्यू हम 10 लिखे। फिर A पे पावर 1, तो A को तो एलिमिनेट ही करो ना, हम हमेशा बोले हैं कि जब भी अगर आपका फर्स्ट टर्म रहे तो इसको एलिमिनेट करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एलिमिनेट करके चलिए, क्योंकि 1 पे पावर आप कुछ भी कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने जा रहा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा वही रहेगा। हम B पे आया था डायरेक्ट, तो B का वैल्यू क्या है, तो B का वैल्यू x है, x हो गया, इस पे पावर r, यानी पावर कितना हो गया 10। तो आपका जो इसका आंसर आया T11 का जो आंसर आया बच्चों, वो आया 19C10 x पे पावर 10, है ना। अब चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लेने, तो इसको इसी फॉर्म में रहने दें, हालांकि इसका एक बड़ा आंसर आएगा, इसलिए हम भी इसी को इसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी जनरल टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, इस तरह से आप कोई भी जनरल टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, हम आपको देते हैं 2x - 3y पे पावर हम लिख रहे हैं 17, इसमें आप निकालिए T4 टर्म निकालिए और T14 टर्म निकालिए। चौथा टर्म इसका क्या होगा और 14वां टर्म क्या होगा, यानी फोर्थ टर्म क्या होगा और 14th टर्म क्या होगा, ये आप लोग फाइंड आउट कीजिए। T4 और T14 क्या होगा, ये आप लोग फाइंड आउट कीजिए। किसी को दिक्कत है कुछ भी तो वो बोल सकते हैं अभी। इज एनीबडी हैव प्रॉब्लम? नो सर। ओके, 2x - 3y पे पावर 17 है, आपको T4 और T14 निकालना है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ नहीं है, 1 मिनट का समय है आपके पास।
इधर बन गया ये, चलो मिलाते हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे देखिए 2x माइनस थ्री वाई पे पावर 17 है ना, 2x माइनस थ्री वाई पे पावर 17 है, 2x माइनस थ्री वाई पे पावर आपका क्या है 17 है, ठीक है। अब a का वैल्यू हमारे लिए क्या है 2x है, और b का वैल्यू ना यहाँ पे आप माइनस थ्री वाई रखिए, है ना, क्योंकि आप प्लस थ्री वाई रखिएगा तो फिर आपका एक्सपेंशन में प्लस माइनस तो फोकस करना पड़ेगा, है ना। आप इसको इस तरह से देखिए, है ना, जब इसको देखना ही है तो इसको दूसरी नजर से देखिए। एक्सपैंड करने के लिए हम प्लस माइनस यूज करते थे, लेकिन इसको 2x प्लस, इसको इस नजर से देखेंगे हम, समझ रहे हो ना, इसको किस नजर से देखेंगे, इस नजर से देखना है। अब हमारे पास a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू माइनस थ्री वाई और n का वैल्यू 17, ये सब चेंज होने से रहा, ये सब तो एज इट इज रहेगा, है ना, ये सब हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, एज इट इज रहेगा। चलिए तो हमारे पास पहला क्या है T4, तो टी आर प्लस वन का जो फॉर्म होता है वो होता है एन सी आर, ए पे पावर एन माइनस आर और बी पे पावर आर। अच्छा T4, तो T4 को लिख सकते हैं T3 प्लस वन, है ना, T4 को लिख सकते हैं बच्चों T3 प्लस वन। तो T3 प्लस वन कहने का मतलब क्या हो गया, एन सी आर, एन का वैल्यू क्या है 17, 17 सी, आर का वैल्यू क्या है 3, है ना, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 3, तो 17 सी 3। उसके बाद ए एन माइनस आर, तो ए का वैल्यू क्या है 2x, 2x एन माइनस आर, तो 17 माइनस 3 हमारे पास क्या हो गया, एन माइनस आर हमारे पास 17 माइनस 3 हो गया। बी पे पावर आर, तो बी का वैल्यू क्या है माइनस थ्री बाई, और आर का वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हमारे पास क्या लिखाएगा 3। अब चाहो तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो हमारे पास क्या हो गया T4 का वैल्यू 17C3 2 पे पावर 14 एक्स क्यू, इसको निकालेंगे तो ये होगा ना, एक्स क्यू नहीं, एक्स पे पावर 14 होगा, 17 माइनस थ्री 14, तो 2 पे पावर 14 एक्स पे पावर 14, है ना, और यहां से आएगा माइनस थ्री पे पावर 3 और बाई पे पावर 3, है ना। तो चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक अच्छा सा कैलकुलेशन बनेगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिए और हमारे पास ये आ गया एक्स पे पावर 14 और वाई पे पावर 3, है ना, एक्स पे पावर 14 और वाई पे पावर 3, ये हमारा आ गया T4 का एक्सपेंशन, ये हमारे पास आ गया बच्चों क्या T4 का एक्सपेंशन, क्लियर है। चलो अब इसी तरह से डायरेक्ट हम T40 निकालते हैं, तो T40 निकालेंगे बच्चों, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, देखिएगा, तो हम डायरेक्ट कहेंगे अच्छा T14 सर, तो 17C13, है ना, 17C13 के एक कम गया, ए पे पावर हमारे पास क्या 2x था, तो 17 माइनस 13 4 हो गया डायरेक्ट, है ना, 17 माइनस 13 4 हो गया, और बी पे पावर 13, है ना, माइनस बी पे पावर 13। अच्छा इसमें भी कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, 17C13 2 टू पावर 4 एक्स पे 2 टू पावर 4 माइनस 3 पे पावर 13 मल्टीप्लाई बाई एक्स पे पावर 4 बाई पे पावर 13, तो ये हुआ T4 का आंसर, ये हुआ T14 का आंसर, है ना, ये हुआ बच्चों T4 का आंसर और ये हुआ आपका T14 का आंसर। यहां तक सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया या किसी को डाउट है, डाउट है तो बोलिए। सर जो आप माइनस थ्री वाई लिए वो हम पॉजिटिव में थ्री वाई ले लिए थे, गलती हो गया। हाँ तो गलत हो गया, अगर आप यहाँ पे माइनस का पॉजिटिव ले लिए तो आपको कौन सा टर्म पॉजिटिव में कौन सा टर्म माइनस में या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा, और नहीं तो अगर आप ले भी लिए तो हम आपको आइडेंटिफाई करने का हम तरीका बता देते हैं, है ना, अगर आप माइनस में ले भी लिए तो आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताते हैं। लेट सपोज या आप प्लस में ले लिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर बाई पे पावर ऑड नंबर में होगा तो याद करो, जिस समय बाई का पावर ऑड नंबर में होता था तो वहीं पे ना माइनस यूज होता था, माइनस वहीं पे यूज होता था। तो अगर आप प्लस ले लिए तो अगर देख लीजिए कि बाई का पावर निगेटिव में है तो उसमें आप माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, सब कुछ आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि बाई का जो पावर वो निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, अगर निगेटिव में है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव में है तो कुछ मत करो, ठीक है, पॉजिटिव में तो क्या है कुछ मत करो, लेकिन उससे बेटर है कि आप माइनस लेकर कहीं चलिए, है ना, माइनस लेकर कहीं चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ पे। इसको इरेज करते हैं अब, चलिए थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करते हैं हम,
चलिए, हमें बार बार एक्सपेंशन का ही यूज करना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ए पे पावर n-1 बी पे पावर 1, अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिएगा ध्यान से। जैसे कल को अगर हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि NC0 है और ये AB है ना। तो जो AB है वो वेरिएबल है, ये ध्यान रखिएगा, और NC0 जो कॉफिशिएंट है, इस कॉफिशिएंट को हम लोग बाइनोमियल कॉफिशिएंट बोलते हैं। देखो, इसमें आपका दो तरह का कॉफिशिएंट होगा। जनरली इसमें आपका दो तरह का कॉफिशिएंट होगा, एक कॉफिशिएंट हुआ बाइनोमियल कॉफिशिएंट, एक आपका हो गया जनरल कॉफिशिएंट। जैसे कि अगर हम NC0, ये सब ध्यान रखना, NC0, NC1, NC2, ये आपका बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहलाया। ये आपका क्या कहलाया बच्चों? बाइनोमियल कॉफिशिएंट। बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहने का मतलब NC0, NC1, NC2 हो गया है ना, NC0, NC1, NC2 हो गया। लेकिन आपका एक और कॉफिशिएंट होगा, जैसे हम आपको एक टर्म एक्सपेंड करके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम आपको बताते हैं x प्लस बाई पे पावर 6, ठीक है, और x प्लस 2x प्लस 3 बाई पे पावर 6, ठीक है। आप कहेंगे कि इसका तीसरा टर्म लो, इसका तीसरा टर्म लो, है ना। इसके तीसरे टर्म में और इसके तीसरे टर्म में जो हमारा कॉफिशिएंट बन रहा है, वो कॉफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा? तो हम कहेंगे सर कॉफिशिएंट टर्म वाला कॉफिशिएंट की बाइनोमियल कॉफिशिएंट, है ना। अगर बाइनोमियल कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो हम इसको 1 सेकंड में निकाल लेंगे। बाइनोमियल कॉफिशिएंट की अगर हम बात करें तो इसका 1 सेकंड में निकाल लेंगे। बाइनोमियल कॉफिशिएंट तो कहेंगे सर 6C2, जितना हमारा पावर है वो पावर है, जो टर्म निकालना होता है उससे एक कम, है, जो टर्म निकालना होता है उससे एक कम। और यहाँ पे भी बाइनोमियल कॉफिशिएंट 6C2 होगा, है ना। बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो हमारा कॉम्बिनेशन वाला रहता है उसी को हम लोग बाइनोमियल कॉफिशिएंट बोलेंगे, है ना। बाइनोमियल कॉफिशिएंट जो हमारा कॉम्बिनेशन वाला रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कॉफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल कॉफिशिएंट यानी कि टर्म का कॉफिशिएंट क्या कहलाएगा? जो टर्म में कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाएगा? तो टर्म में कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई वो क्या कहलाएगा? तो हम कहेंगे सर उसके लिए हमको इसको एक्सप्लेन करके चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चेक कर सकते हैं। बाइनोमियल तो तुरंत निकाल लेंगे, कैसे? कि सर जो भी टर्म पूछता है उससे एक कम होता है, ये NC0, NC1, NC2, NC3 ये सब हमारा बाइनोमियल कॉफिशिएंट कहला रहा है। तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट निकालना मेरे लिए इजी है ना। आप कितना भी टर्म का बोलो हम तुरंत निकाल लेंगे। आप बोलिएगा कि 310 टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट निकालो, 310 टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट निकालो, तो हम कहेंगे एक्सपेंशन क्या है? तो एक्सपेंशन मान लिया जाए 3x प्लस 4a पे पावर 500, 3x प्लस 4a पे पावर 500, इसका बाइनोमियल कॉफिशिएंट निकाले। बाइनोमियल कॉफिशिएंट सर तो 500, n का n रह गया, c एक कम इससे 309, है ना, एक इससे कम। तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट निकालना हमारे लिए बहुत इजी टास्क है कि जो भी हमारे पास n रहेगा n उससे एक कम, जो भी n रहेगा n उससे एक कम। लेकिन क्या नॉर्मल कॉफिशिएंट, तो हम कहेंगे सर नॉर्मल कॉफिशिएंट के लिए हमको एक्सपैंड करके चेक करना पड़ेगा ना, वी हैव टू एक्सपैंड। तो अगर इसको हम एक्सपैंड करते हैं, x प्लस बाई को एक्सपैंड करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इधर कर लें, ठीक है ऐसे। अगर x प्लस बाई को एक्सपैंड करते हैं, पावर है 6, तो T3 निकालना है। तो डायरेक्ट सोचो, तो डायरेक्ट बताओ तो T3 कैसे होगा? बताइए, आप ही लोग बताइए T3 क्या होगा, डायरेक्ट बताओ। सही लिख दिए हम, कंपेयर कीजिए ना। 6C2 यहां से जो एक कम रहेगा यहाँ पे लिखाएगा, पहले तो n का 6 लिखा गया, ठीक है, c का c, इससे एक कम यहाँ पे 6C2 लिखा गया, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट x पे पावर, और फिर जो यहाँ पे पावर वो यहाँ पे पावर। यहाँ तक क्लियर है सबको? सब लोग बोलो यस और नो, क्लियर है? यस सर। ये ऐसा हुआ, तो क्या ये ऑड था इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, ऑड इवन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लेगा ना, यहाँ पे हमारा प्लस है ना, तो प्लस में कुछ सोचना ही नहीं है। ऑड इवन का हमको कुछ नहीं सोचना है, अगर हमें प्लस रहेगा तो। माइनस रहता तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो प्लस रहेगा तो कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे कि x प्लस बाई पे पावर 6 है तो TN NCR a पे पावर n माइनस r बाई पे पावर r, नॉर्मल फॉर्मूला है ना। जो नॉर्मल फॉर्मूला है NCR a पे पावर n माइनस r b पे पावर r, जो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं, बस नॉर्मल एकदम।
कि सर एनसीआर, तो आर का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 62, फिर एन माइनस आर तो 6 माइनस 2 4, फिर आर का पावर बी पे तो यहाँ पे पावर हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो हाँ अगर हम कॉफिशिएंट की बात करें तो इस टर्म का कॉफिशिएंट में अगर देखिए तो इस टर्म का नॉर्मल कॉफिशिएंट भी आपका 62 ही है ना, जो नॉर्मल कॉफिशिएंट है वो 62 ही है। एक्स्ट्रा में कोई भी टर्म इसमें मल्टीप्लाइड नहीं हुआ है ना, एक्स्ट्रा में इसमें कोई भी टर्म मल्टीप्लाइड नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसी समय इसकी बात करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें है 2x प्लस 3 पे पावर 6, हमको t3 निकालना है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, t3 यानी t2 प्लस 1 तो 62 है ना, आपके पास क्या आ गया 62, और 2x पे पावर 4, इस पे पावर कितना हो गया 4, और इस पे पावर 3y पे पावर 2, 62 2x पे पावर 4 और 3y पे पावर क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। ये बात को ध्यान रखिए, 62 2x पे पावर 4 और 3y पे पावर 2 हो गया। तो जब ये हैपन हुआ है ना, ये हैपन हुआ, इसका हमको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे जाकर के तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 62 2 पे पावर 4 x पे पावर 4 है ना, 2 पे पावर 4 x पे पावर 4 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर हुआ, 62 2 पे पावर 4 x पे पावर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर हुआ। ये बात एकदम क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 62 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 62 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 15 होगा, 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 16 होगा, और ये 9 होगा, x पे पावर 4 y पे पावर स्क्वायर है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 15 इंटू 16 इंटू 9 हो गया। तो देख लो ना कोएफिशिएंट में कितना वेरी कर रहा है, 15 इंटू 16 इंटू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 9 आ गया। यहाँ पे हमारे पास x प्लस y पे पावर 6 में बाइनोमियल कोएफिशिएंट 62, इसका भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट 62, लेकिन जो नॉर्मल कोएफिशिएंट है वो इसका 62 ही रहेगा। लेकिन इसमें हमारा 15 इंटू 16 इंटू 9 यानी कि ये 62 इंटू हमारा सारा सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में पता चल गया। अब हम बाइनोमियल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बाइनोमियल को अगर हम एक्सप्लोर करें बच्चों, आप बताओ NC0 का वैल्यू, NC1 का वैल्यू, NC1 कह रहे हैं, इनकी जगह पे 5 ले लो ना, सबने को निकाली, कैलकुलेशन करके निकालिए। तो 5C0 का वैल्यू, 5C1 का वैल्यू, 5C3 का वैल्यू, 5C4 का वैल्यू, 5C5 का वैल्यू, सब लोग निकालिए कितना आ रहा है, चेक करके बताओ। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, बताइए, सॉल्व करने आता है ना? सही लिख दिए हम, चेक करो, यस सर। है ना, ये तो हमारा सही लिखा हुआ है। यस सर। तो यहां से हम एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करेंगे बच्चों, ऑब्जर्वेशन करेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, 6C0, एक और ले लेते हैं, 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6, है ना। ये आपके पास आ गया 1 1 6 6 15 15 और ये 20, यही ना, यही ना जी। तो हम कहेंगे सर, इससे हमको हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है कि अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का देखें तो सेम होगा हमेशा। पहला टर्म तो हमारा 5 से 0 रहेगा, लास्ट टर्म आपका 5 से 5 ही होगा। मान लिया जाए आपके पास ये ले रहे हैं, इसका एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, इसका एक्सपेंशन दे दिए a प्लस बी पे पावर 5, और ये दे दिए a प्लस बी पे पावर 6, है ना।
इसका एक्सपेंशन a प्लस बी पे पावर 5 है और इसका एक्सपेंशन a प्लस बी पे पावर 6 है। तो हम देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन में कि सर इसका पहला टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है ना। पहला टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है। उसके बाद दूसरा टर्म का और लास्ट से दूसरा टर्म का, उसके बाद तीसरा टर्म का और लास्ट से तीसरा टर्म का, मतलब कि जो स्टार्टिंग से टर्म है और जो लास्ट से टर्म है उन लोगों का बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा सेम हो रहा है। जो लास्ट से टर्म है और जो स्टार्टिंग से टर्म है उन लोगों का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम हो रहा है। ये किस प्रॉपर्टी पे हो रहा है? तो आपको ये याद होगा कि हम लिखवाए थे कि अगर 17C 11 है और 17C हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 11 और 17 से 11 हमारा 6 हो जाएगा ना, ये हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। तो हम कहते थे कि सर जब भी इन दोनों को ऐड करके 16, मतलब ये दोनों को ऐड करके n के बराबर आ रहा है, 11 प्लस 6 को ऐड करके 11 के बराबर आ रहा है, तो ये दोनों टर्म हमेशा क्या बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सर स्टार्टिंग से देखो यहाँ पे हम 11 लिखे हैं तो टर्म कौन सा होगा? दिमाग पे प्रेशर लगा के बोलो। अगर हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट में 11 लिखे हैं तो टर्म कौन सा होगा? टर्म कौन सा होगा? 12 टर्म होगा ना। थोड़ा सोचो ना, 12 टर्म होगा ना। हम अभी बताए ना कि जो भी हमारे पास tn रहता है, tn प्लस 1 सॉरी tr प्लस 1 ncr a पे पावर n माइनस r b पे पावर r, यही ना। तो t अगर r प्लस 1 है तो यहाँ पे अगर r है, यहाँ पे हम r यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम समझ में आ गया कि हमको r प्लस 1 है टर्म। टर्म हमारे पास क्या r प्लस 1 है। छोटा छोटा बात एकदम दिमाग में डालते जाओ कि अगर हम यहाँ पे r बोल रहे हैं तो ये टर्म हमारे पास r प्लस 1 है। अगर हम यहाँ पे 11 बोले हैं तो टर्म हमारे पास 12 है। टर्म हमारे पास क्या है? 12। तो स्टार्टिंग से 12वां टर्म, स्टार्टिंग से 12वां टर्म और लास्ट से ये 6 है ना, ये कितना है हमारे पास? 6। तो ठीक है, क्या तो लास्ट से 7वां टर्म दोनों बराबर है। स्टार्टिंग से जो 12th टर्म होगा और लास्ट से जो 7th टर्म होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो बराबर होगा। आपको इस तरह समझिए, इस तरह समझिए। देखो स्टार्टिंग का हम तीसरा टर्म ले लिए ये, और लास्ट का हम तीसरा टर्म ले लिए ये, है ना। तो स्टार्टिंग का तीसरा टर्म और लास्ट का तीसरा टर्म हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ये बात क्लियर है? यस और नो? यही समझो ना। अभी उसको स्टॉप करो। ये सर ये स्टार्टिंग से 12 टर्म और लास्ट से 7 टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम आपको बात बोल रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए, टर्म और लास्ट से 3 टर्म ये बराबर होगा इन दोनों कोएफिशिएंट, है ना। तो बस वही है। अभी वो कहने का मतलब क्या है ना, उसको भी छोड़ो, इसको इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझाते हैं फिर से। पहले ये कॉन्सेप्ट को पहले आपको याद रखो जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग से सेम टर्म और लास्ट से सेम टर्म का हमारा कोएफिशिएंट क्लियर होता है। और एक बात, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिडिल टर्म पे दे रहा है। देखो ध्यान से, मिडिल टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म पे इसका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। यानी कि जो मिडिल टर्म होगा वहां पर जाकर के बाइनोमियल कोएफिशिएंट अपने आप को मैक्सिमम देगा। जो मिडिल टर्म होगा वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वहां पे जाकर क्या होगा? अपने आप को क्या देने वाला है? मैक्सिमम देने वाला है। अच्छा, अब एक चीज में और ध्यान देना है, हम ध्यान देते जाओ, तुम ऑब्जर्वेशन अपने आप निकल रहा है कि अगर मिडिल टर्म की बात करें सर, तो मिडिल टर्म किसे कहते हैं? पहले ये समझो, मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सर मिडिल टर्म हमारा वैसा टर्म होता है जो बीच में होता है। जैसे हमारे पास 5 फिंगर है सर, तो 5 फिंगर है तो ये हमारा मिडिल टर्म हो गया, ठीक है ना। कि इसके इधर भी 2 फिंगर है, इसके इधर भी 2 फिंगर है, तो ये हमारा क्या हो गया? मिडिल टर्म हो गया। लेकिन अगर हम 4 फिंगर की बात करें तो इसमें हमारा मिडिल टर्म कौन होगा? तो इसमें हम मिडिल मोस्ट टर्म को लेते हैं, इन दोनों काउंट करेंगे, ये दोनों हमारा मिडिल टर्म के अंतर्गत आएगा, ये अलग ये अलग। तो जब क्लास 9 के कॉन्सेप्ट याद करो, क्लास 9 कॉन्सेप्ट एकदम याद से याद करो। क्लास 9 कॉन्सेप्ट में हम लोग डायरेक्ट एंट्री कर गए हैं। अगर एन का वैल्यू 15 है, यानी टोटल हमारा 15 ऑब्जर्वेशन है। टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है? 15। तो 15 ऑब्जर्वेशन में हमारा मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो हम कहेंगे सर 15 इज ऑड नंबर है। इसका मिडिल टर्म आप हमको बताए थे, मिडिल टर्म जो हमारे पास बताए थे कि 15 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16/2, यानी कि जो 8th टर्म, जो 8वां टर्म होगा, है ना, जो 8वां टर्म होगा वही हमारे पास क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। जो 8वां टर्म होगा बच्चों वो हमारे पास क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। ये बात समझिए। अगर टोटल ऑब्जर्वेशन 15 है, टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है? 15 है, तो जो 8वां टर्म होगा वो उसका क्या कहलाएगा? मिडिल टर्म कहलाएगा। लेकिन अगर हम बोले n का वैल्यू 100 है, n का वैल्यू क्या है? 100, n का वैल्यू 100 है, तो इसका मिडिल टर्म कौन होगा? तो कहेगा सर ये तो इवन नंबर है, तो इसका मिडिल टर्म हमारे पास क्या होगा? 50 और 51 दोनों होगा, 50वां 50वां बन दोनों का दोनों होगा। थोड़ा और इजी लेते हैं। इजी कहने का मतलब क्या है?
ऑब्जर्वेशन थोड़ा कम करते हैं हम यहाँ पे। हम एक ही चीज में आपको बहुत सारा चीज बताने जा रहे हैं। एन का वैल्यू ले लिए हम 8। अब बताइए, हम एन का वैल्यू ले लिए 8, यानी हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन है। तो 8 ऑब्जर्वेशन में इसका मिडिल टर्म कौन कौन होगा? मिडिल टर्म कौन कौन होगा? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8। हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन है ना? तो 8 ऑब्जर्वेशन में 8 ऑब्जर्वेशन है, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8। तो इसमें देखेंगे ये हमारा मिडिल टर्म बनेगा, क्योंकि इसके इधर भी 3 टर्म, इसके इधर भी 3 टर्म। या फिर अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बचपन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपको याद होगा कि सर हमको बढ़ाने देंगे, अगर n हमारा इवन नंबर है तो उसका 2 मिडिल टर्म बनता है। टोटल टर्म अगर 8 है तो उसका टोटल मिडिल नंबर क्या बनेगा? मिडिल टर्म बनेगा 2 गो। एक हमारा T4 बनेगा, एक हमारा T5 बनेगा। कैसे बनेगा? तो मिडिल टर्म जो होता था n/2 टर्म एंड और ये टर्म, तो n का जगह क्या है? 8, तो 8/2, तो 4th टर्म और 4 + 1 यानी कि 5th टर्म। ठीक है, अब यहां से लॉजिक समझो, इसका हम लॉजिक यहाँ पे क्यों बता रहे हैं। तो हम यहां से समझ गए कि अगर हमारा n का वैल्यू 8 है, यानी टोटल एक्सपेंशन अगर हमारा इवन में है, टोटल एक्सपेंशन अगर इवन नंबर में है, तो इसका 2 को मिडिल टर्म होगा। 2 क्या होगा बच्चों? मिडिल टर्म होगा। और टोटल एक्सपेंशन हमारा ऑड नंबर में, देखो ये हमारा ऑड नंबर में एक्सपेंशन 7 एक्सपेंशन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n का वैल्यू 7 है, तो n का वैल्यू 7 है, तो उसमें एक मिडिल टर्म होगा। कितना मिडिल टर्म होगा बच्चों? एक मिडिल टर्म। और वो मिडिल टर्म क्या होगा? एकदम बीच वाला। मिडिल टर्म क्या होगा? बीच वाला। तो यहां से हम ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे कि सर जब भी कोई भी हम बाइनोमियल को एक्सपैंड करते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसी को भी एक्सपैंड करते हैं, तो उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन भी हो सकता है, उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड भी हो सकता है। जाहिर सी बात है ना? जाहिर सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम करेंगे कि सर a + b पे पावर 6, तो a + b पे पावर 6, तो टोटल टर्म कितना होगा? 7 टर्म होगा, क्योंकि इससे एक ज्यादा टर्म होता है, जितना पावर उससे एक ज्यादा टर्म होता है। तो टोटल टर्म हमारे पास आया 7। तो जब 7 आया तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? एक मिडिल टर्म होगा, सिर्फ एक ही मिडिल टर्म बचेगा। लेकिन अगर a पे b पे पावर कर देते हैं हम 5 का, इधर तो 5 और 6 तो बता ही दिए थे, सॉरी 7 ले लो। तो a + b पे पावर 7, a + b पे पावर 7, टोटल टर्म हमारे पास आ गया 8। टोटल टर्म हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 8। तो टोटल टर्म 8 आया, तो इसका क्या मिडिल टर्म होगा? तो इसका 2 मिडिल टर्म होगा, है ना? कितना मिडिल टर्म होगा यहाँ पे? हमारा 2 मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें हम 2 चीज कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। एक आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो सर बाइनोमियल कोएफिशिएंट स्टार्टिंग से जो टर्म होता है, लास्ट से जो टर्म होता है, वो दोनों का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होता है। अच्छा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडिल मोस्ट टर्म में सबसे मैक्सिमम वैल्यू शो करता है। मिडिल मोस्ट टर्म में सबसे मैक्सिमम वैल्यू शो करता है। तो मिडिल टर्म में बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है ना? कल को अगर आपके पास क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका होता है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका होता है? अच्छा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा तो मिडिल टर्म में होता है। तो तुरंत चुटकी बजा के बोलिएगा कि मिडिल टर्म में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, यानी कि जो मिडिल टर्म का वैल्यू है वही सबसे ज्यादा बाइनोमियल कोएफिशिएंट को दे रहा है ना? अच्छा, मिडिल टर्म निकलेगा, मिडिल टर्म क्या हो गया हमारे पास? तो इस तरह से निकलेगा कैसे? तो वो 9 क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट, 9 क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट से आप लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, है ना? 9 क्लास के कॉन्सेप्ट से ही आप लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। तो चलो एक दो को मिडिल टर्म का ही बात पहले कर ले, है ना? इसको हम इरेज करते हैं फिलहाल, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नोट करना था ये सबको क्या? नहीं कोई जरूरत नहीं। चलिए, अब हम आपसे 2 क्वेश्चन इरेज करेंगे यहाँ पे, है ना? 2 क्वेश्चन यहाँ पे टर्म होगा। मान लिया जाए हम आपको लिखते हैं x + y पे पावर 11, ठीक है? x + y पे पावर 11, तो हम इसे बोलेंगे 2 क्वेश्चन कि बताओ बेटा कि इसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका होगा, है ना? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका होगा, और ये भी बताओ इसका मिडिल टर्म क्या होगा। इसका मिडिल टर्म भी बताइए आप, और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी इसका बताइए। डायरेक्ट खाली क्वेश्चन से कि x + y पे पावर 11 है, तो इसका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, है ना? और इसका मिडिल टर्म क्या होगा, है ना? इसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे सर हमारे पास n का वैल्यू है 11, n का वैल्यू क्या है? 11। तो टोटल टर्म हमारे पास कितना होगा? जितना पावर रहता है उससे एक ज्यादा हमारा एक्सपेंशन रहता है,
जितना हमारे पास पावर होगा उससे एक ज्यादा हमारे पास क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा। तो एन का वैल्यू अगर 11 है तो टोटल टर्म हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 12 हो गया। अच्छा, टोटल टर्म हमारे पास 12 है ना, टोटल टर्म हमारे पास 12 है, टोटल टर्म हमारे पास 12 है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इवन नंबर में है तो मिडिल टर्म क्या होगा, याद करो इवन नंबर का मिडिल टर्म क्या होता था, 12/2 टर्म एंड 12/2 प्लस 1 टर्म। तो हमारे पास छठा टर्म एंड सतमा टर्म, तो यहाँ पे दो दो मिडिल टर्म इसका निकलेगा सर, सिक्स टर्म भी और सेवेंथ टर्म भी। सिक्स टर्म भी इसका मिडिल टर्म कहलाएगा और सेवंथ टर्म भी इसका मिडिल टर्म कहलाएगा, है ना, सिक्स टर्म भी इसका मिडिल टर्म कहलाएगा और सेवंथ टर्म भी मिडिल टर्म कहलाएगा। अब हम जानते हैं सर ये दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट उसी का होता है जो मिडिल टर्म है ना, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट उसी का होता है जो आपका मिडिल टर्म है ना। तो हम ये कह देंगे इसमें कि इसके एक्सपेंशन में x प्लस वाई पावर 11 के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन है, तो मिडिल टर्म T6 एंड T7। हमको सिर्फ टर्म पूछ रहा है, टर्म का वैल्यू नहीं पूछ रहा, कौन सा टर्म हमारा मिडिल है, तुम बता दिए कि x प्लस वाई पावर 11 है ना सर, तो x प्लस वाई पावर 11 है तो टोटल टर्म हुआ 12। अब 12 को हम क्या किए, इवन नंबर है तो 12 को हम किस तरह से, इस तरह से बनाते थे 9 क्लास में, ये 12/2 एंड 12/2 प्लस 1, याद रखो फॉर्मूला ही आपको हम लिख देते हैं। टोटल टर्म अगर इवन है, टोटल टर्म यहां दिख रहा है ना, हाँ, टोटल टर्म n अगर इवन है तो टर्म मिडिल टर्म n/2 th एंड n/2 प्लस होगा, ठीक है। लेकिन अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो उसका मिडिल टर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, n+1/2, है ना, ये हमारा आपको हो गया मिडिल टर्म का, ये आपका क्या हो गया बच्चों, मिडिल टर्म। ठीक है ना, अगर मिडिल टर्म में टोटल टर्म मतलब टोटल टर्म यहाँ से यहाँ निकलेगा, है ना, टोटल टर्म अगर हमारा इवन में है तो उसका n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म हमारा मिडिल टर्म कहलाएगा। और अगर n हमारा टोटल टर्म की बात करें, टोटल टर्म अगर हमारा ऑड है तो n+1/2 टर्म हमारा कहलाएगा। तो यहाँ पे पावर 11 था लेकिन टोटल टर्म तो 12 बनेगा, क्योंकि जितना पावर रहता है उससे एक ज्यादा हमारा क्या रहता है, जितना ही पावर रहेगा उससे एक ज्यादा हमारा टोटल टर्म रहेगा। तो 11 का पावर 12 हो गया, ठीक है, तो टोटल टर्म हमारे पास 12 हो गया। अच्छा, 12 हमारा इवन है कि ऑड है, तो सर इवन है, तो इवन है तो हमारा इस तरह से इसका टोटल टर्म हम निकाल लेंगे। अच्छा, तो मिडिल टर्म तो हमारा निकल गया T6 T7। अब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सर T6 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, T6 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, यहां से देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे 11C5, क्या लिखेंगे बच्चों 11C5, और T7 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, T7 है जी, तो 7 में तो एक कम गया तो 6, 11C6, और लिटरली दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर है, देखो 5 और 6 11 ही ना होगा, अगर इन दोनों को जोड़ करके n का वैल्यू आ रहा है, इन दोनों का वैल्यू बराबर है आपस में, दोनों का वैल्यू क्या बच्चों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमारा इसका मिडिल टर्म होगा और मिडिल टर्म का वैल्यू इस तरह से आ रहा है, ठीक है। कल को क्वेश्चन के लिए हमारे पास इजी हो गया ना। चलो अब हम लोग इसमें क्वेश्चंस करेंगे, है ना, क्वेश्चन को डील करेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाइए, हम डायरेक्ट इसमें आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए दे देते हैं। मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन है, आप हमको मिडिल टर्म निकाल कर दिखाइए। x-1/2x⁻12, इसका हमें आप मिडिल टर्म निकाल के दिखाइए, एकदम सॉल्व करके पूरी तरह से, कॉम्बिनेशन में ही नहीं रहने दीजिएगा। x-1/2x⁻12, चलो आई थिंक बन गया होगा सबसे।
चलो मिलाते हैं अब, हमारा आंसर सही है गलत है। हमसे पूछा गया मिडिल टर्म, है ना, तो हमारे पास n का वैल्यू है 12, लेकिन टोटल टर्म हमारे पास 13 होगा। पावर हमारे पास कितना है, यहाँ पे पावर ही लिखो या इंडेक्स लिखो। इंडेक्स हमारे पास 12 है ना, इंडेक्स हमारे पास कितना बच्चों 12, तो टोटल टर्म तो हमारे पास 13 हो गया। इंडेक्स 12 है लेकिन टोटल टर्म 13, क्योंकि जितना ये होगा उससे एक ज्यादा एक्सपेंड होकर के ये आएगा। अब हमें मिडिल टर्म पूछा है, तो मिडिल टर्म हम ये चेक करेंगे कि सर 13 इवन है या ऑड है। पता चल गया कि ऑड है ना, ये तो ऑड है, तो ऑड टर्म है, तो मिडिल टर्म का क्या होगा हमारा, एक ही लाइन में निकलेगा। जो मिडिल टर्म का जो वैल्यू होगा वो n+1 डिवाइड बाई 2, तो क्या बनेगा हमारा 14/2, यानी सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म इसका मिडिल टर्म कहलाएगा। सेवेंथ टर्म इसका क्या कहलाएगा बच्चों, मिडिल टर्म कहलाएगा। अच्छा, सेवेंथ टर्म इसका मिडिल टर्म कहलाएगा, यानी हमको वैल्यू निकालना है T7 का। हमको वैल्यू निकालना है किसका बच्चों, T7। तो T7 को हम लिख सकते हैं एक सेकंड के लिए T6+1। T7 को लिख सकते हैं बच्चों क्या, T6+1। ओ T6+1 है, तो इसका हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा NCR, तो n का वैल्यू क्या है 12, 12C6 है ना, 12C6। उसके बाद हमारे पास क्या है x, तो x पे पावर क्या हो जाएगा 6, 12 - 6 तो x पे पावर 6, उस पे पावर -1/2, यहाँ पे माइनस लिखेंगे एकदम ध्यान से। 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 6 है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे 6 लिखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करने के लिए गए तो हमारे पास 12C6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया x पे पावर 6, माइनस है तो माइनस पावर 6 है बच्चों, तो माइनस खत्म हो गया, माइनस पे पावर 6 से माइनस खत्म, और ये 1 पे पावर 6 x पे पावर 6 है ना। अब समझिएगा इसको, और लंबा कैलकुलेशन होगा। तो x पे पावर 6, x पे पावर 6 तो कैंसिल हो गया ना हमारा, x पे पावर 6, x पे पावर 6 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल, 12, 11, 10, 9, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको हम एक्सपेंड किए कहां तक, 6 फैक्टोरियल तक, और 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल दिए, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 2 पे पावर 6 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8 है ना, 8 इंटू 8 के फॉर्म में लिख दिए। 2 पे पावर 6 क्या लिख दिए, 8 इंटू 8, मतलब एक कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन आप जैसे कर सकते हो एक्सपेंड करके। 6 से 6 कटा, 6 दूनी 12, ये हमारा 2 बार में, 2 हमारा 5 बार में, 5 हमारा कहानी खत्म, 3 हमारा 3 बार में, 11 तो बच गया, ये कट गया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 2, तो 2 से हम 4 बार में, ये कटा, ये कटा, 2 बार में, फिर 2 बचा, तो 2 तो फिर बचा ही रहेगा। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 11 इंटू 3 इंटू 7, 11 इंटू 3 इंटू 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 21 ना, तो 231 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास 8 इंटू 2 रह जाएगा, तो नीचे हमारे पास 8 इंटू 2 तो 16 रह जाएगा। इसका वैल्यू होगा बच्चों, यानी x - 1/2x पे पावर 12 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 231 डिवाइड बाई 16। क्या आ गया बच्चों, 231 डिवाइड बाई 16। हालांकि इसमें आपको एक चीज और, इसमें अगर ऑब्जर्व कर सकते हो तो ऑब्जर्व करो, है ना, एक चीज और आप ऑब्जर्व करो, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, लेकिन ये क्वेश्चन में ही आ गया। हम क्वेश्चन को हम देखे नहीं थे, हम डायरेक्टली दे दिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो एक क्वेश्चन में इनबिल्ट हुआ है। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या, हम समझाते हैं कि सर हम इसको जब एक्सपैंड किए ना, इसको जब हम एक्सपैंड किए तो हमारे पास आया 231 डिवाइड बाई 16 आया, है ना, 231 डिवाइड बाई क्या आया बच्चों 16 आया। और ये ना सर इसमें ना x का टर्म नहीं आया है। जनरली हम जब भी एक्सपैंड करते हैं तो उसमें x y का टर्म आता है। इसको हम पूरा एक्सपैंड किए, हम एक एक जगह एक्सपैंड किए, तो हमारा सिर्फ कॉफिशिएंट, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आया, वेरिएबल टर्म खत्म है। वेरिएबल टर्म क्या है हमारे पास, खत्म है यहाँ पे। तो वेरिएबल टर्म खत्म है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम बाइनोमियल टर्म है। क्या है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम बाइनोमियल टर्म। ये हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, ये अभी हम डील नहीं करेंगे। हम बस इंडिपेंडेंट टर्म किसे कहते हैं वो जान लेते हैं कि सर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल, कि अगर आंसर सिर्फ कांस्टेंट के फॉर्म में आया तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल टर्म है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ तक फिलहाल स्टॉप करते हैं। क्या क्या पढ़े पहले उसको हम रिकैप करते हैं, है ना, क्या क्या आज पढ़ लिए सबसे पहले उसको रिकैप करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं बेसिक बेसिक सा। हाँ सबका आई थिंक इतना ही आया होगा नहीं, 231 डिवाइड बाई 16।
चलिए क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले पढ़े हम जनरल टर्म निकालने के लिए। एक्सपेंशन सबको ये क्लियर है ना, एक्सपेंशन सबको ये क्लियर है। तो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया आपको टी आर प्लस वन एन सी आर ए पे पावर एन माइनस आर बी पे पावर आर। अब जब भी किसी का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, अब ये आपको पता है ना। मान लीजिए आपको निकालना है टी 11, तो टी 11 को लिखिएगा टी 10 प्लस वन, है ना। फिर एन सी 10, जो 10 यहाँ यही होगा, ए पे पावर एन माइनस 10 और बी पे पावर 10, और ये एन ए बी आपका एक्सपेंशन में दिया हुआ रहेगा। किसका एक्सपेंशन है, एन ए बी आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप सीखे बाइनोमियल टर्म का, है ना। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में सीखे। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0, NC1, NC2, NC3, ये सब आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाता है। और किसी भी एक्सपेंशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट और नॉर्मल कोएफिशिएंट अलग अलग हो सकता है ना। किसी भी एक्सपेंशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट और नॉर्मल कोएफिशिएंट अलग अलग हो सकता है। जैसे ही इसी का ले लेते हैं 2x माइनस 3y था ना, 2x माइनस 3y पे पावर इसका T3 का बात किए थे। तो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट था वो था 62, लेकिन जो नॉर्मल कोएफिशिएंट था वो 15 इंटू 16 इंटू 9 था। तो 62 का वैल्यू कितना था, 15 ना। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट 15 था, लेकिन नॉर्मल जो कोएफिशिएंट था वो 15 इंटू 16 इंटू 2 था। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, NC0, NC1, NC2, NC3, इसी तरह हो गया, ठीक है। चलो, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया। उसके बाद हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, है ना। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन था, तो वो हमारा मिडिल वैल्यू ही था। क्या था, मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन, है ना। मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को अगर हम करते हैं तो उसका जो मिडिल टर्म कहलाता है बच्चों, वही हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहला रहा था, है ना। वही हमारा क्या था, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहला रहा था। अब डिपेंड करता है कि ऑड है या इवन है ना। डिपेंड करता है कि ऑड है या इवन है। अगर ध्यान सुनो, पावर अगर हमारे पास क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, पावर अगर n है, n को मान लेते हैं एक सेकंड के लिए इवन, तो टोटल टर्म हमारे पास क्या हो गया, टर्म हमारे पास क्या हो गया, ऑड हो गया, n+1 हो गया, है ना। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि मिडिल टर्म क्या हो गया हमारे पास, मिडिल टर्म इसमें एक ऐड होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो टोटल टर्म में एक ऐड करेंगे, है ना, तो टोटल टर्म में एक ऐड करेंगे तो n+1 डिवाइड बाई 1, यानी कि n+2 डिवाइड बाई 2 टर्म आपका मिडिल टर्म होगा, है ना। कैसे, जब पावर n है तो टोटल टर्म n+1 होगा। लेकिन आप अपना ही कॉन्सेप्ट याद रखिए, वो ज्यादा बेटर है। ये बुक का कॉन्सेप्ट है, बुक में आपको इसी तरह दिया है कि मिडिल टर्म n+2 डिवाइड बाई 2, है ना। n+2 डिवाइड बाई 2 कैसे, पावर आपका n है, ध्यान से देखिएगा, पावर आपका n है, n आपका इवन फॉर्म में है, तो टोटल टर्म n+1 होगा। टोटल टर्म क्या होगा बच्चों, n+1। तो मिडिल टर्म क्या होता है, तो जब ये इवन हुआ तो टोटल टर्म तो आपका ऑड हो गया। टोटल टर्म क्या हो गया, ऑड। ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, n+1, जो टर्म है उसमें +1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। लेकिन अगर आपको ये याद रखना है तो रखो, नहीं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, हम क्या याद रखते हैं, हम क्या याद रखते हैं वो हम आपको बताते हैं कि अगर n का वैल्यू 12 है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि अगर n का वैल्यू 12 है तो टोटल टर्म 12 ने 18 ले लो, n का वैल्यू 18 है तो टोटल टर्म हमारे पास होगा 19। अच्छा, टोटल टर्म 19 है, इसका मतलब ये हमारा एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का मिडिल वैल्यू क्या होता है, 19 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी 20/2, यानी 10वां टर्म इसका मिडिल टर्म है। 10वां टर्म इसका क्या है, मिडिल टर्म है। और यदि n का वैल्यू हुआ हमारे पास 21, n का वैल्यू क्या हुआ 21, तो टोटल टर्म हमारे पास क्या हो गया, टोटल टर्म हमारे पास हो गया 22। टोटल टर्म क्या हो गया हमारे पास बच्चों, 22, क्योंकि एक ज्यादा होगा तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा 22/2 एंड ये, यानी कि 11 एंड 1 12, 11वां टर्म और 12वां टर्म इसका क्या बनेगा, मिडिल टर्म बनेगा। 11वां टर्म और 12वां टर्म क्या बनेगा, मिडिल टर्म बनेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बुक वाला याद रखो या ऐसे याद रखो, ठीक है। और एक चीज आपको क्या बताएं, कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा मिडिल टर्म का होगा। किसका होगा बच्चों, हमेशा किसका होगा, मिडिल टर्म का होगा। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमेशा आपका मिडिल टर्म का होगा, और उसको उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो सबसे पहले आप उसका मिडिल टर्म निकालिए। मिडिल टर्म निकालने का ये कॉन्सेप्ट है ना। और उसके बाद तो फिर फॉर्मूला ये अप्लाई कीजिए तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, छोटा छोटा बात अब क्या क्या है, छोटा छोटा बात अगर हम क्वेश्चन में बोल दिए कि बेटा बताओ कि NC7 किसी एक्सपेंशन का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो NC7 है। किसी बाइनोमियल का
जो सॉरी किसी एक्सपेंशन का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो NC7 है, तो इसका कौन सा टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम डायरेक्ट बोलेंगे सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8वां टर्म को, 8 टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जान रहे हैं कि जो यहाँ पे होगा उससे एक ज्यादा यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हम 7 यूज कर रहे हैं तो इसका जो टर्म यूज हो रहा है वो 8वां टर्म यूज हो रहा है, ठीक है ना। वो जो टर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, 8वां यूज हो रहा है, 8th टर्म यूज हो रहा है।